रहीम। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 17 है और इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखें वो कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस एंड पॉलीमेरिक सॉलिड। सॉलिड की जो तीन किस्में हैं, पॉलीमेरिक, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, इनमें फ़र्क क्या है तीनों में। देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनमें क्रिस्टल सॉलिड हैव रेगुलर अरेंजमेंट, इनकी एक बाकायदा शक्ल होती है ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच इज़ कॉन्स्टेंट थ्रू द क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल में उनकी बाकायदा एक शेप होती है, बाकायदा उनके एटम और मॉलिक्यूल एक तरतीब में जुड़े होते हैं। दूसरी बात, इन दिस सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो वाइब्रेट करते हैं अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द। तीसरी बात ये, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव कशिश वाली फोर्सेस पाई जाती हैं। चौथा जो है पॉइंट इसका, वो एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, इसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है खास क्रिस्टल, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड है। उसके बाद है अमॉर्फस सॉलिड्स। दी सॉलिड्स हैव नो डेफिनेट शेप और अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, इसकी कोई भी खास शेप, शक्ल, वजाहत नहीं होती। दे आर लाइक लिक्विड्स हैविंग फ्रोजन डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, और इनका देखें ये जो है स्ट्रक्चर, जैसे लिक्विड है हैविंग फ्रोजन डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, जैसे किसी लिक्विड को हम उसको फ्रोज करते हैं, जमा करते हैं, उसको कूल करते हैं, ठंडा होकर जब वो जम जाता है तो कोई उसकी ख़ास तरतीब शक्ल नहीं होती। व्हेन दीज सॉलिड्स आर हीटेड दे ग्रेजुअली चेंज इनटू अ पेस्ट लाइक स्टेट। पेस्ट जैसे टूथपेस्ट में आप देखते हैं गाढ़ा चिपचिपाहट सी होती है, तो वो कहता है ये पेस्ट लाइक चीज़ों में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। दीज सॉलिड्स हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, इनका कोई ख़ास मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। उनमें शक्ल भी होती थी, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती थी, इधर वैसा कुछ नहीं है। ये डिफरेंस हो गया। तीसरी बात पढ़ते हैं, इनमें वो लिखता है दीज आर पार्शली क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये पार्शली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, मतलब कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, कुछ हिस्सा इनका होता है, इनमें कुछ नहीं होता। दीज आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच सिंपल मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। पॉलीमराइजेशन का तरीकाकार किया जाता है, इसमें क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सादा से, वो मिलके केमिकली रिएक्ट करके कंबाइन होकर एक दूसरे के साथ जुड़कर एक चेन सी बना देते हैं। उसके बाद दीज सब्सटेंसेस हैविंग लो स्पेसिफिक ग्रेविटी बट गुड वेट टू स्ट्रेंथ रेशो, इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम होती है, लेकिन इनका जो वेट टू स्ट्रेंथ है, मजबूती जो होती है, वो काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। चौथा पॉइंट है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन एंड नायलॉन आर पॉलीमेरिक सॉलिड, जिनके एग्जांपल उसने बता दी। क्वेश्चन नंबर है 17.2, यानी दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन स्ट्रेस स्ट्रेन, व्हाट इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इनके यूनिट्स क्या हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के। डिफरेंशिएट बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए सबसे पहले स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो इसको शो करते हैं इस साइन से, शो करते हैं, फोर्स ओवर एरिया हो गया। देखें इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। फोर्स न्यूटन, नीचे एरिया आ गया तो मीटर स्क्वायर होता है, ऊपर जाकर ये पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। उसी तरह स्ट्रेन है, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। जो हम किसी चीज़ पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसकी लेंथ में जो तब्दीली आती है वो क्या होती है, वो हमारे पास स्ट्रेन होती है। देखिए चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी मीटर है नीचे भी मीटर है। अगर ऊपर किसी और पैमाइश में दी गई है, नीचे भी उसी पैमाइश, तो सेम होगी ना। तो मीटर है तो मीटर से कट जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर से, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। उसके बाद है टेंसाइल स्ट्रेस। देखें इफ द स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। अगर वो लेंथ चेंज करती है तो टेंसाइल स्ट्रेस बन जाएगी। कंप्रेस स्ट्रेस, व्हेन स्ट्रेस चेंजेस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जब वॉल्यूम चेंज करेगी तो वो क्या बन जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस बन जाएगी। उसके बाद है शेयर स्ट्रेस, व्हेन स्ट्रेस चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब वो शेप चेंज करेगी। देखिए तीन चीजें हैं, लेंथ है, वॉल्यूम है और शेप है। जब शेप चेंज करेगी तो वो क्या बन जाएगी, शेयर स्ट्रेस बन जाएगी। टेंसाइल स्ट्रेन, इफ डिफॉर्मेशन इज इन वन डायमेंशन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। अगर जो डिफॉर्मेशन हुई, जो बिगाड़ पैदा हुआ फोर्स लगाने की वजह से, उसके जो शक्ल में चेंज आया वो एक ही डायमेंशन में है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेन होगी। उसके बाद है कंप्रेसिव स्ट्रेन, इफ द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस अ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन पैदा हुई किसमें, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के चेंज होने में। तो उसके बाद है शेयर स्ट्रेन, व्हेन डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस अ चेंज इन शेप। अब यहाँ पर लफ्ज़ ये आ रहा है डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन, तो ये चीज़ें अगर देखें आगे वही है, वॉल्यूम है, शेप है और लेंथ है। तो अगर वॉल्यूम में चेंज आता है तो वो क्या हो जाती है, हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेन हो जाती है। और अगर हमारे पास शेप है किसी ऑब्जेक्ट की, देन इट इज़ कॉल्ड, क्या हो जाएगी, शेयर स्ट्रेन।
तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शो दैट द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस आर सेम। वो कहता है मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होती है और इसका यूनिट और स्ट्रेस का यूनिट सेम होता है। वो कहता है आल्सो डिस्कस देयर थ्री काइंड्स, उसकी तीन किस्में हैं वो भी बयान करनी है। देखिए मॉडुलस इलास्टिसिटी पहले क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस और टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट। जितनी स्ट्रेस लगाएंगे स्ट्रेन उतनी ही पैदा होगी। बिगाड़ को कहते हैं, डिफॉर्मेशन को कहते हैं, जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही उसमें बिगाड़ पैदा होगा। दिस रेशियो इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और पास्कल एंड स्ट्रेन हैज नो यूनिट, देयरफॉर स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैव सेम यूनिट्स। तो वो कहता है कि इनका आपस में मॉडुलस इलास्टिसिटी का अगर देखेंगे तो यही निकलेगा ना जो इसका यूनिट है। स्ट्रेन का तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो इधर वाला और इधर वाला यूनिट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो सेम यूनिट्स हैं। काइंड ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखें, पहला है यंग्स मॉडुलस। पहला क्या होता है जी, यंग्स मॉडुलस। वो कहता है इन दिस केस linear deformation the ratio of tensile stress to tensile strain is called Young's modulus। टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की जो रेशो होगी वो क्या कहलाएगी हमारे पास, यंग्स मॉडुलस। y इज इक्वल टू, देखें टेंसाइल स्ट्रेस f ओवर a होता है और टेंसाइल स्ट्रेन डेल्टा l ओवर l, यानी चेंज लंबाई में और ओरिजिनल लेंथ जो है। तो ये l ऊपर जाके बटे का बटा आपको पता है ऊपर ज़रब हो जाता होता है, तो एफ एल, ठीक है, एफ एल ओवर ए डेल एल, ये बन गया हमारे पास। उसके बाद दूसरी काइंड है बल्क मॉडुलस। वो कहता है फॉर थ्री डायमेंशनल डिफॉर्मेशन, उधर लीनियर थी इधर क्या है थ्री डायमेंशनल डिफॉर्मेशन, द रेशियो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ क्या है, अप्लाइड स्ट्रेस की किसके साथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ। तो ये क्या बन जाता है जी, बल्क मॉडुलस। देखें स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो के, इसको के से उसको वाई से जाहिर करते थे, इसको किससे जाहिर करते हैं, के साथ। तो के इज इक्वल टू हमारे पास एफ ओवर ए, और वॉल्यूम वाली जो चेंज है वो क्या लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चेंज डेल वी ओवर वी। तो ये बटे का बेटा वैसे ही ऊपर ज़रब खा जाएगा, एफ वी के साथ चला जाएगा, डेल वी ए के साथ चल जाएगा, तो ये चीज़ बन जाती है। उसके बाद हमारे पास है शेयर मॉडुलस, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, किसके साथ, शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस। तो शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन जो है वो एफ ओवर ए, तो हमारे पास स्ट्रेस हो जाएगी, इसको जी से डिनोट करते हैं। तो टेन थीटा जो है वो शेयर स्ट्रेन को जाहिर करता है, और जी की वैल्यू जो देखेंगे तो वो ए टेन थीटा ऊपर ए के साथ चला जाएगा, तो जी इज इक्वल टू एफ ओवर ए टेन थीटा। ये थ्री उसकी काइंड्स आ गई हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप आ जाएं जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, उसको चेक करते हैं। देखिए व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन एनर्जी, हाउ कैन इट बी डिटरमाइंड फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। स्ट्रेन एनर्जी क्या है, वो कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर ड्यू टू वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज नाउन एज स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल। यानी हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते जाएं लगाते जाएं लगाते जाएं, उसमें एनर्जी स्टोर होती जाएगी। वो लिमिट जिस थोड़ा सा पहले, यानी टूटने से पहले, जो टूट जाएगी फिर तो वो डिफॉर्म हो गई, टूटने से थोड़ा पहले तक जितनी एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है वो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी बन जाती है। ठीक है जी। उसके बाद है बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन कर्व वी कैन कैलकुलेट वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर इफ वर्क डन, सॉरी, वो कहता है जो ये जैसे ग्राफ में देख रहे होंगे आप, ये बना हुई है कर्व बनी हुई है, इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है इस एरिया को हम कैलकुलेट करके उस फोर्स की जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैन कैलकुलेट वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, दिस शुड डन इज स्टोर्ड इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। वो कहता है हम उसके नीचे जितना कर्व एरिया आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो वर्क डन निकल आएगा जितना उसमें स्टोर हुआ है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बॉन्ड्स इन सॉलिड्स, जो एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं सॉलिड्स में वो कैसे बनते हैं वो चेक करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑलमोस्ट अमंगस्ट इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी में इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर ये किस तरह काम करते हैं ये भी चेक करना है। देखें व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टू वन अनदर टू फॉर्म अ सॉलिड, energy levels is isolated atoms split into sub levels called states। जब हम उनको आपस में इस तरह क्लोज जोड़ते हैं, वो एक की तह दूसरे में, दूसरे की तह पहले में ऐसे घुस जाती है, वो कहता है तो क्या होता है, एनर्जी लेवल्स ऑफ आइसोलेटेड एटम्स स्प्लिट इनटू सब लेवल्स, उसके सब लेवल्स बन जाते हैं। इसकी आसान सी मिसाल दूं आपको तो केमिस्ट्री में आपने ये देखा होगा कि KLMN होते हैं,
अगर उनके सब शेल्स में जाएं तो वहीं पर एस पी डी एफ भी होते हैं। तो उसी तरह इसके भी सब शेल्स होते हैं। दीज स्टेट्स आर डिस्क्रीट बट सो क्लोज दैट दे फॉर्म एनर्जी बैंड। तो ये आपस में बहुत कम क्लोज होते हैं, कम फासले पर होते हैं, तो ये एक एनर्जी बैंड की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। देखें द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। जो उसने कहा कंडक्टर क्या होता है, इन कंडक्टर्स वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स लार्जली ओवरलैप। जो वैलेंस होता है, वैलेंस एंड क्या वो कह रहा है, कंडक्शन बैंड लार्जली ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं ऑन ईच अदर एंड देयर इज नो फिजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू बैंड्स विच काजेज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो दो बैंड्स के दरमियान हम कोई फ़र्क नहीं कर पाते, वो इतना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए होते हैं, इसी वजह से जो है वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा करते हैं। इंसुलेटर्स देखें, इन इंसुलेटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली बाउंडेड टू देयर एटम्स एंड आर नॉट फ्री। उसमें एक इंसुलेटर्स में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड किए होते हैं, फ्री नहीं होते, इसलिए वो मूव नहीं कर पाते। एन इंसुलेटर हैज़ एन इम्पटी कंडक्शन बैंड। उसका जो कंडक्शन बैंड होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर का इम्पटी होता है, खाली होता है। तो एंड फुल वैलेंस बैंड, जो उसका वैलेंस बैंड होता है वो बिल्कुल फुल होता है। सेमी कंडक्टर क्या है, सेमी कंडक्टर हैव इम्पटी कंडक्शन बैंड, इनका जो कंडक्शन बैंड होगा वो इम्पटी होगा। ये फ़र्क जानने के लिए आपको पहले जो एनर्जी बैंड थ्योरी है वो अच्छी तरह पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि कंडक्शन बैंड कौन सा है और वैलेंस बैंड कौन सा है। ठीक है जी। उसके बाद देखें एंड कम्प्लीटली फील्ड वैलेंस बैंड, इनका जो वैलेंस बैंड होता है वो मुकम्मल तौर पर क्या होता है, कम्प्लीटली फिल होता है, तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है एट 0 केल्विन। बट द एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन ड्यू टू देयर नैरो एनर्जी गैप। वहाँ नैरो एनर्जी गैप होता है, तो वो कहता है अगर उसको टेम्परेचर दिया जाए, कुछ हम उसको हीट प्रोवाइड करें, तो फिर हो सकता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करना शुरू कर जाएं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7 देखें, उसमें वो कहता है कि आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हाउ वुड यू ऑब्टेन पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल फ्रॉम प्योर सिलिकॉन। जब सिलिकॉन आपके पास प्योर हो, आप उससे एन टाइप और पी टाइप मटेरियल कैसे बनाएंगे, क्योंकि प्योर तो यूज़ हो नहीं सकती, साफ ज़ाहिर है हमें डोपिंग करनी पड़ती है। तो इलस्ट्रेट बाय स्कीमेटिक डायग्राम। आपको डायग्राम सिर्फ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि शार्ट क्वेश्चन आया तो उसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही वो आपसे ये पूछेगा। तो देखें, उससे हम ये देख लेते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अ सेमीकंडक्टर सब्सटेंस इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो प्योर फॉर्म में जब होगा वो क्या होगा, हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। अगर हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर सब्सटेंस इन विच इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड और डोप्ड, यानी डोपिंग का अमल यही है कि उसमें कुछ मिक्स कर देना, प्योर ना हो। तो जब हम मिक्सिंग करेंगे तो डोपिंग हो गई, तो ये वाला जो सेमीकंडक्टर होगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो हमारे पास ये सब्सटेंस क्या बन गई, हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर देखें, व्हेन अ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम इज एडेड टू सिलिकॉन, देन इम्प्योरिटी एटम फॉर्म्स 3 कोवलेंट बॉन्ड विद द नेबरिंग एटम्स ऑफ सिलिकॉन एंड फोर्थ बॉन्ड रिमेन्स इनकम्प्लीटली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें, वो कहता है जो ही हम एक यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो आपस में मिलके ये 1 2 3 आपस में मिलके 3 तो हो जाएंगे, एक हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बिलफर्ज वो कहता है हम दाखिल कर देते हैं तो नेबरिंग 1 और 2, तीसरा ये वाला मिल जाएगा जो हम यहाँ पर छोड़ेंगे इसको। ठीक है, 3 हो गए लेकिन एक फिर भी रहेगा। तो सिंस द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्विवेलेंट टू अ पॉजिटिव चार्ज नाउन एज अ होल, जो वहाँ पर खाली जगह बचेगी उसको हम होल ट्रेड करेंगे, दस होल्स बिकम्स अवेलेबल इन सेमीकंडक्टर। तो होल भी सेमीकंडक्टर में बन जाएंगे। Since this hole does not belong to a particular atom, therefore it freely move about the crystal, वो वहाँ पर freely move कर सकता है। उसी तरह when a silicon crystal is doped with the pentavalent impurity, जब हम pentavalent impurity उसमें डालेंगे एटम, its 4 atoms, 4th covalent bond with its neighboring silicon atoms and 5th electrons is left free। यहाँ पर क्या होगा, देखे जब हम डालेंगे तो 2 पहले से मौजूद हैं, 2 ये हो गए, हमने डाला 5 हो गए, तो 4 हो जाएंगे, जो पांचवा होगा, पांचवा जो होगा ये फ्री मूव करेगा, चाहे वो जिधर को भी मूव करे। उसके बाद है कि सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप। यानी दो बातें ध्यान में रखने वाले, या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जब आप डालते हैं पी टाइप बन जाता है, जब आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तब आपके पास एन टाइप बन जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7
17.8 है, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर आ जाए 17.9 पे, वो कहता है राइट अ नोट ऑन सुपर कंडक्टर्स। देखें, दोज मटीरियल हुज रिलेटिव रेजिस्टिविटी बिकम्स ज़ीरो, जिनकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, कुछ खास टेम्परेचर पर, कार्ड क्रिटिकल टेम्परेचर आर कार्ड सुपर कंडक्टर। यानी जिनकी क्रिटिकल टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी यानी वो करंट के बहाव को रोकें ही ना, सारे का सारा वहां से बहने दें, वो क्या बन जाते हैं? सुपर कंडक्टर। दीज सब्सटेंसेज ऑफर नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल करंट, करंट को गुजरने में वो कोई रेजिस्ट नहीं करते, मुजाहमत नहीं करते। सुपर कंडक्टर्स आर यूज्ड इन मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो ये कहाँ पर यूज होते हैं? मैग्नेटिक, जहाँ पर रेजोनेंस क्रिएट करनी होती है। ये मेडिकल की फील्ड है, MRI, तो इसमें हम ये उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं। पावरफुल मोटर्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स भी वहाँ इसके ज़रिए बनाई जाती हैं। उसके बाद 10 ने क्वेश्चन नंबर वो कहता है व्हाट इज मीन बाय पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेट की 2-3 अकसाम होती हैं, पैरामैग्नेटिक होता है, एक डायमैग्नेटिक होता है और एक फेरोमैग्नेटिक होता है। वो क्या है? वो देखें, वो कहता है इन दीज सब्सटेंसेस ऑर्बिट्स, जो पैरामैग्नेटिक है, स्पिन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर सो ओरिएंटेड दैट देयर फील्ड सपोर्ट ईच अदर। ये इसकी ओरिएंटेशन, इसकी स्पिन मोशन इस तरह होती है कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? सपोर्ट कर रहे होते हैं। एंड एटम बिहेव्स एज अ टीनी मैग्नेट, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, एयर। अब ऑक्सीजन और एयर अपने आपस में बहुत क्लोज एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है ऑक्सीजन। तो ये वो कह रहे हैं कि वो इस तरह मूवमेंट करें कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हो। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं। उसके बाद डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑर्बिट एंड स्पिन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर सो ओरिएंटेड दैट देयर फील्ड कैंसल द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर। वो उधर सपोर्ट करते हैं, इधर एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो देयर इज नो रिजल्टेंट फील्ड। फॉर एग्जांपल कॉपर, वाटर, बिस्मिथ, ये इसके एग्जांपल्स हैं। वहाँ सपोर्ट होती है, यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। मिसालें आप याद कर लेंगे। उसके बाद है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एटम्स कोऑपरेट विद ईच अदर इन सच अ वे दैट दे शो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें वो सपोर्ट करके क्या शो करते हैं? आपस में मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं। 10 सब्सटेंसेस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, ETCR। तो ये चीज़ें जो हैं फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है 17.11 व्हाट इज मीन बाय हिस्टेरेसिस लॉस। ये लॉस जो है, ये एनर्जी का जो ज़ाया, ये क्या होता है? हाउ इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में ये कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है उसकी बनाने में। इन मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। वो कहता है जैसे मैग्नेटिज्म प्रोसेस में हमने देखा लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। तो इफ़ मैग्नेटिज्म जो है ना, जिस प्रोसेस में वो मैग्नेटाइज होता है और डीमैग्नेटाइज होता है, वो कह रहा है अगर वहाँ पर क्या है, वो लैग करे, मैग्नेटाइज्म जो है वो लैग करे, पीछे रह जाए बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट के, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। ये फिनोमिना जो है वो क्या कहलाता है? हिस्टेरेसिस कहलाता है। एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज इक्वल टू द एनर्जी नीडेड टू द मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग ईच साइकिल। जो हिस्टेरेसिस लूप होगा, जो वायर है, उसका एरिया जो है वो बराबर होना चाहिए उस एनर्जी के जो ज़रूरी है, किसके लिए? मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए। दिस एनर्जी इज नीडेड टू डू वर्क अगेंस्ट इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ डोमेन्स। वो एनर्जी हमें दरकार होगी कि उसके इंटरनल, जो उसके अंदर की फ्रिक्शंस है, रुकावट हैं, उसमें उसको दूर करने में। दिस वर्क डन इज डेसिपेटेड एज अ हीट। ये वर्क डन जो होगा ये ज़ाया हो जाता है किसमें? हीट में। इट इज़ कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। ये हिस्टेरेसिस लॉस कहलाता है। इसको क्या यूज़ ऑफ हिस्टेरेसिस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर देखें। द मैग्नेटिक मटीरियल विच हैव वेरी स्मॉल एरिया हिस्टेरेसिस लूप, जो इनका एरिया जो ये लूप का है वो बहुत कम होगा। विल डेसिपेट लेस एनर्जी, वो लेस एनर्जी, जितना एरिया कम होगा उतनी एनर्जी भी कम ज़ाया करेंगे। बिकॉज द एरिया इनक्लोज्ड बाय हिस्टेरेसिस लूप इज स्मॉल, क्योंकि उनका एरिया जो होगा, जो उन्होंने एरिया पर कब्जा किया होगा, वो भी कम होगा। दिस लॉस ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। सिंपल बात है कि जितना हिस्टेरेसिस लूप का एरिया कम होगा उतना एनर्जी का वहाँ पर ज़िया भी कम होगा। हिंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफार्मर वी शुड यूज़ द मटीरियल ऑफ द कोर। हमें एक ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए कोर विद द नैरो हिस्टेरेसिस लूप एरिया। उस ट्रांसफार्मर के बारे एक ऐसी कोर चढ़ाएं, तह चढ़ाएं, जिसका एरिया जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए, ताकि कम से कम एनर्जी ज़ाया हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो मज़ीद आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।